हेलो, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से टेस्ट और क्लासेस पे। हमारी जो एक ऑस्पिशियस सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपी टेट 2026 की मैथमेटिक्स सेक्शन के सारे जितने भी हैं 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज जिसमें मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो आज ये हमारा दूसरा दिन होने वाला है। कल हम लोगों ने लाइव अटेंड किया था, बट ड्यू टू सम अर्जेंसी और ड्यू टू टाइम इश्यू मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा। तो आज मैं ये रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर रहा हूँ। इस वाले सेशन में जैसा अपलोड आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा ना, उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट क्लासेस जो रहेंगे, हमारे अगले टेस्ट जो होने वाले हैं, वो सारे टेस्ट हम लाइव करेंगे। तो लाइव पढ़ने में थोड़ा सा अलग ही मज़ा आता है। तो जैसा हमें पता है कि ये जो हमारा ओके, सो दिस इज़ व्हाट, एक सेकेंड, लेट मी हैव वाइट पेन। हाँ, तो ये हमारा 30 आउट ऑफ 30 सीरीज़ होने वाला है। 30 आउट ऑफ 30 का मीनिंग हमें पेपर 2 में हमें पेपर 2 में 30 क्वेश्चन मिलते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी तैयारी करें कि हम 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएं। ओके, तो ये हमारा होने वाला है इसका टैगलाइन। सो टैगलाइन ऑफ दिस सीरीज़ या फिर दिस मॉक टेस्ट इज़ 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ या फिर ये जो मॉक टेस्ट हैं, ये यूपी टेट 2026 जो जुलाई में शेड्यूल्ड है, ओके, जुलाई में शेड्यूल्ड है, उसके लिए ये मॉक टेस्ट हमने बनाए हुए हैं। ये मॉक टेस्ट यूपी टेट 2026 के लिए हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपना रिस्पांस ज़रूर शेयर करें, कमेंट के थ्रू या फिर लाइक्स के थ्रू, जिस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग अपना रिस्पांस ज़रूर शेयर करो। ठीक है, दैट विल हेल्पफुल फॉर मी टू मोटिवेट मी एंड एवरीथिंग। सो ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और मेरे को मोटिवेट करता है आगे सेशन। तो चलते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता है, ये हमारी सीरीज़ जो होने वाली है 30 आउट ऑफ 30 सीरीज़ होने वाली है। इसमें हम 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरी ऐसी तैयारी करने जा रहे हैं जिसमें हम 30 में से 30 सॉल्व कर पाए अपने यूपी टेट 2026 में। तो ये जो होने वाला है इसमें मैंने पेपर 2 लिखा हुआ है, बट ये पेपर 1 के लिए भी है। ओके, पेपर 1 के स्टूडेंट्स भी इसको अटेंड कर सकते हैं। देयर इज़ नो बार्ड। मैथमेटिक्स है, पेपर 1 में भी पूछा जाता है। सिलेबस एक बार अपना पैटर्न देखते हैं एग्ज़ाम का। सो पैटर्न होने वाला है हमारे एग्ज़ाम का, सो CDP 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 60 क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन। अब इसमें 2 लैंग्वेज होंगी, हिंदी कंपलसरी रहेगा, इसके 30 क्वेश्चंस, और इधर से फिर आप इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज उर्दू, कोई सा भी रीजनल लैंग्वेज आप ले सकते हो, इसके 30 क्वेश्चन। ठीक है, एंड जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, सब्जेक्ट में हमारे पास होंगे 2। ओके, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके पास रहेगा एक सेक्शन मैथ्स का और एक सेक्शन रहेगा साइंस का। ओके, सो मैथ्स के 30 सवाल पूछेगा और साइंस के 30 सवाल पूछेगा आपसे। ठीक है, ये हमारा है यूपी टेट 2026 का पैटर्न। ठीक है, तो ये जो होने वाला है दिस इज़ मैथमेटिक्स का जो मॉक टेस्ट होने वाला है, ये मैथ्स का मॉक टेस्ट होगा। और मॉक टेस्ट का नंबर है, ये दूसरा मॉक टेस्ट है। पहला हम इससे पहले कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं, हमने लाइव इसको किया था। ठीक है, इट इज़ बेनिफिटेड फॉर व्हाट, फॉर यूपी टेट पेपर 2 एंड पेपर 1 बोथ। ठीक है, पेपर 2 एंड ये दिस इज़ माई सेल्फ अनिल, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारे पास पहला सवाल है जो हमसे पूछ रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 50% देन हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेटरल एरिया। ओके, तो लेटरल एरिया, कोई अगर स्फीयर है आपके पास, सपोज दिस इज योर स्फीयर, सो इसका लेटरल एरिया क्या होता है? लेटरल एरिया क्या होता है? 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। अब उसने बोला है कि इसकी रेडियस को हम 50% से बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर इसकी रेडियस को हम 50% से इंक्रीज़ कर दें
तो क्या होगा, 50% से इंक्रीज करने का मतलब है रेडियस। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया 4πr² होता है तो इसमें दो टर्म तो आपके पास कांस्टेंट हो गई, कौन कौन सी, 4 और पाई, 4 और पाई तो कांस्टेंट टर्म हो गई, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी, ये तो सेम ही रहेंगी हर एक कंडीशन में। रेडियस ही है, रेडियस चेंज होगा तो रेडियस पे डिपेंड करेगा लेटरल सरफेस एरिया। सपोज अभी प्रेजेंट में अभी हमारे पास जो हमारा रेडियस है वो है हमारा आर, ओके, सो आर है हमारे पास रेडियस, अभी इसको हम 50% से बढ़ा रहे हैं। अब 50% से बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 50% से बढ़ाने का मतलब होता है जो रेडियस है 1/2 से बढ़ रही है। अगर मैं बोलूँ कि रेडियस अभी उसकी 2 है तो बढ़ के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब लेटरल सरफेस एरिया का हो गया, ये तो रेडियस हो गई, ठीक है, रेडियस इज नाउ, और ये बढ़ने के बाद इंक्रीज्ड आफ्टर इंक्रीज, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई रेडियस अभी वाला 2 का स्क्वायर, ओके, एंड लेटरल सरफेस एरिया 4 पाई 3 का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, इतना मेरा लेटरल सरफेस एरिया बढ़ गया रेडियस बढ़ाने के बाद, 5 आउट ऑफ 4। सो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस इज 25, ये मेरे को दे देगा 25 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125%। सो कितना इंक्रीज कर जाएगी मेरी रेडियस, 125%, ओके। सो आंसर इज तीसरा 125%। अगला सवाल देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज। अब ये कोऑर्डिनेट का सवाल है, ठीक है। इसमें पूछा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। आपके पास दो लाइन है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा। आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, अगर आपने नहीं समझा, सॉरी, लेट मी हैव अ कलर चेंज करना दो, ठीक है। चलो, अगर आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस या फिर एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, ये मिरर एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। ये हो जाता है ओरिजिन 0,0। अब उसने बोला है कि x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 है, यानी x में 1 का डिस्टेंस है। सपोज मैं बोलूँ ये नंबर लाइन से, सो दिस इज x इज इक्वल टू 1, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं पे आएगा, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं पे आएगा। सो ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 1, और ये जो x के पैरेलल लाइन होगी ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x पे है डिस्टेंस, y पे डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब पॉइंट कहीं x पे है, इसमें y पे है बट x पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे। सो ये जो पॉइंट हो जाएगा ना, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला, ठीक है। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर क्या है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का हो जाएगा आपका 1,0, इस वाले का क्या हो जाएगा आपका 0,1, y के साथ में 1 है। अब ये देखो, वर्टिकल डिस्टेंसेस, x का कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट में P में x का कोऑर्डिनेट कितना है 1, सो x का कोऑर्डिनेट इज 1, y का कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 1, सो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,1, सो इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर इज डी 1,1, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,1। अगला, इस सवाल में हमसे पूछ रहे हैं, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यदि द्विघात समीकरण, एक हमारे पास द्विघात समीकरण है, चलो देखते हैं, द्विघात समीकरण है हमारे पास, द्विघात समीकरण देखते हैं, द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें बोला उसने कि अगर एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो, अगर मैं एक मूल मान लेता हूं, मैंने माना एक मूल इसका अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसका 1/अल्फा, ठीक है, व्युत्क्रम है। अब मेरे को पता है कि सम ऑफ द
रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस का बी अपॉन का ए, ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए, दिस इज बी, एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन का ए, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अभी देखो, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूँ, इसमें मेरे पास दो रूट हैं, एक्स और वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन अल्फा, तो मैं इनका प्रोडक्ट लिखूँ अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, ठीक है। अब ये अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा ये हो जाएगा कैंसिल आउट यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा इससे कैंसिल आउट, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो मेरे को क्या मिलेगा, वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो इस तरीके से ये मेरे को इक्वेशन मिलेगा, ए इज इक्वल टू सी। देखना है कौन से ऑप्शन में ए इज इक्वल टू सी है, ए इज इक्वल टू सी इन सी ऑप्शन, सो अवर आंसर विल बी सी ऑप्शन। समझ आया? अगला सवाल देखते हैं। अगले में पूछा है, ये है हमारे पास एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज, ठीक है। एक अम्ब्रेला है जो कि बना हुआ है, ठीक है, एक इसका स्टिचेस मैं एक बनाता हूँ, ये होगा ट्रायंगुलर, ओके। अगर मैं एक बनाऊँ इसका तो ये हो जाएगा ट्रायंगुलर, ये एक स्टिचेस है, एक कपड़ा है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20, 50, 50, ठीक है। अब मेरे को बताना है, ठीक है, इसने पूछा है कि प्रत्येक टुकड़े का माप 20, 50 और 50 सेंटीमीटर, छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब उसने बोला है दो अलग अलग रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े को मिलकर सिला जाता है। तो 5-5 तो होंगे, जो 5 सामने फ्रंट में दिख रहे हैं, देखो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा कपड़ा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। अब 5 इसके पीछे भी होंगे और पांचों अलग अलग कलर के हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला रेड कलर का है, ठीक है, तो दूसरा वाला ग्रीन कलर का होगा, बट डायमेंशन सबकी सेम है। इतना समझ में आया? डायमेंशन सबकी क्या है, डायमेंशन सबकी सेम है। अब क्या करूंगा मैं इसका एरिया निकालूंगा, ये ट्राइंगल का, ठीक है। सो ट्राइंगल का एरिया जब ये साइड इसकी अलग अलग हैं, ठीक है, साइड तीनों अलग अलग हैं, तो कोई स्केलन ट्राइंगल होता है उसका हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। स्केलन ट्राइंगल का एरिया होता है हमारे पास अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब ये एस कहाँ से आता है, एस इज समथिंग ए प्लस बी प्लस सी अपॉन का 2, ठीक है। ये होता है सेमी, जिसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी सर्कल, सेमी पेरीमीटर, ये अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। अभी देखो मेरे पास सारी साइड्स को रखूंगा, एस कैलकुलेट करूंगा यहाँ से 20 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा 120 अपॉन 2 इज 60, ओके। सो एस क्या निकल के आ गया मेरा 60। अब मैं यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लूँगा इसका। सो एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया मेरे पास इसका हो जाएगा, सो देखते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा। एरिया हो जाएगा इसका, कैलकुलेट करते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 60, सो 60 माइनस का 20, 60 माइनस का 50, 60 माइनस का 50, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 60 अंडर रूट क्या हो जाएगा इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा। चलो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अभी यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा, चलो यहाँ से मैं निकालता हूँ इसका कितना हो जाए। चलो यहाँ से मैं 10 को अलग कर लेता हूँ, ठीक है। सो 6 इंटू 4 इंटू
10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, हाउ मेनी टाइम्स 10 10, 1 2 3 4, सो 4000। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4000, सो 4000 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 20 का, 200 का, सॉरी, सो 200 अंडर रूट 6, ये मिल जाएगा मेरे को एरिया ऑफ दिस सिंगल ट्राइंगल इसका। अब ऐसे कि मेरे पास 5 ट्राइंगल है सेम कलर के, तो पांचों का, ठीक है, प्रत्येक रंग के कितने कपड़े के हो जाए, हाँ, एक कलर के 5 कपड़े हैं, ठीक है, एक कलर के ऐसे 5 ट्राइंगल्स हैं, सो एक ट्राइंगल का एरिया 200 रूट 6 है, ठीक है। तो 5 का कितना होगा, सॉरी, तो 5 का कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो 5 ट्राइंगल्स का क्या हो जाएगा, मैं बोला ये एक का है एरिया, ठीक है, 1 ट्रायंगुलर क्लॉथ, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 200 अंडर रूट 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 अंडर रूट 6, ये हो जाएगा 5 कपड़ों का, यानी एक कलर के कपड़ों का एरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, 1000 अंडर रूट 6 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आया। आगे चले, आगे चले, चलो देखते हैं अगला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग कि आपके पास एक ये टर्म लिखी हुई है, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे एक्स की वैल्यू पूछे, चलो लिखते हैं। मेरे पास टर्म है 9/7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 49/81 की पावर 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 7/9 की पावर 9। देन x क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को x बताना है। मैं क्या करूँगा, ये मेरा एक्सपोनेंट का सवाल है, एक्सपोनेंट में हम क्या करते हैं, बेस सेम करते हैं, चलो पहले बेस सेम करते हैं। सो यहाँ पे तो सेम है 9/7 की पावर 3, ओके, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 49 और 81 को 7, सो 49 इज व्हाट, 7 का स्क्वायर अपॉन 81 इज व्हाट, 9 का स्क्वायर, सो मैं स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस का 6 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 7/9, ओके, इसकी पावर 9 हो जाएगी। अभी देखो, अभी देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 7/9 की पावर -3 इंटू 7/9 की पावर 2 2 ज़ा 4x माइनस का 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू 7/9 की पावर 9। अब ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में इसका डिवीज़न में आ जाएगी, सो 7/9 की पावर 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 7/9 की पावर 9, इसके डिवीज़न में आएगा माइनस की टर्म, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, सो मल्टीप्लिकेशन बाई 7/9 की पावर 3, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया। अभी देखते हैं 7/9 की पावर 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, सो 7/9 की पावर 12 हो जाएगी। अब मेरे पास बेस इक्वल हैं तो मैं पावर को एक दूसरे से कंपेयर कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि बेस इक्वल है तो 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, सो 4x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया। मेरे से x ही पूछा था, सो आंसर विल बी योर, आंसर होगा आपका A, x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ नेचुरल नंबर m द प्रोडक्ट m ब्रैकेट के अंदर m+2 m+4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, कौन से नंबर से ये डिविजिबल होगा। चलो मेरे पास एक नंबर है फॉर अ नेचुरल नंबर m कोई नेचुरल नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ m+2 m+4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई विच नंबर, ठीक है, ये होगा डिविजिबल कौन से नंबर से, हमेशा
तो मैं चेक करूं, अगर m एक नेचुरल नंबर है तो मैं m की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, 1 2 3 4 एनीथिंग, कुछ भी रख सकता हूं अप टू इनफाइनाइट। मैं चल के एक एक ट्राई करूं। अगर मैं 1 लेता हूं m की वैल्यू, इफ आई टेक m इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आ गया। दूसरा, अगर मैं m की वैल्यू m इज इक्वल टू 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 6, ठीक है। अगर मैं m की वैल्यू 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 7, ठीक है। फिर अगेन अगर मैं m की वैल्यू 4 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। अब देखो मेरे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सब में कॉमन है, ठीक है। ये तो पहला हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा आपका, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 को, क्या 6 को लिख सकता हूँ, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा दूसरा अगेन। और मैं यहाँ पे M4 में यहाँ पे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, ओके, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 3। तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या क्या कॉमन मिल रहा है। मेरे पास कॉमन इसमें भी देखो तीसरा, इसमें भी देखो चौथा। देखो कॉमन क्या क्या है, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। और कोई नंबर है जो कॉमन हो, नहीं है। तो इसका मतलब मल्टीपल किसका होगा ये, सो 3 विल बी ऐसा नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ, तो आप बोलोगे कि भैया 3 एक ऐसा नंबर है जिससे ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो 3 इज द मल्टीपल, या फिर 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। सो 3 इज द फैक्टर ऑफ m plus 2 m plus 4 for any natural number, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 3C। नेक्स्ट देखें, चलो अगला देखते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax²। चलो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जो कि है ab(x² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab ब्रैकेट के अंदर देन x माइनस 1, ठीक है, इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ कि मान लेता हूँ मैं, माना इसके जो रूट्स हैं, रूट्स क्या क्या हैं, रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, ये दो रूट्स मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और इनके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 का अल्फ़ा और 1 का बीटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ab(x² इज इक्वल टू, आप बोलोगे भैया ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर ब्रैकेट में x माइनस 1 लिखा हुआ है। बोलोगे हाँ ठीक है। सो ab(x² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज़ इतना है, इतना लिखा हुआ है। चलो ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, अभी देखते हैं क्या होगा। अभी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में ab(x², इधर लेके आऊँगा मैं माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं कैलकुलेट करूँगा इसके रूट्स को, ठीक है। तो रूट्स को कैलकुलेट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखता हूँ, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ। सो 1 का अल्फ़ा प्लस 1 का बीटा, उसने बोला सम ऑफ रूट्स, ठीक है, रेसिप्रोकल के। तो ये क्या दे देगा मेरे को,
अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करूंगा इस वाले इक्वेशन से निकल। सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, सी दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन का ए बी ए। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर इसको रखूँ यहाँ पे, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन का ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन का ए बी, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। मेरे को मिलेगा क्या, इनडायरेक्टली 1। सो मैं क्या बोलूँगा कि रेसिप्रोकल का, इसके रूट्स के रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रूट्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा 1। सो आंसर इज बी 1। ओके, समझ आया। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 68 ईयर। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि फादर का जो प्रेजेंट का एज है, ठीक है, सो फादर का जो प्रेजेंट का एज है वो है x और सन का जो प्रेजेंट का एज है वो है y। अब उसने बोला है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इनके प्रेजेंट का एज जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 ईयर्स है। ठीक है, इक्वेशन ए। दूसरी कंडीशन में बोला है कि द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 8 ईयर्स अगो। सो x माइनस 8, इनके पापा की एज से 8 साल मैं कम कर दूं, सन की एज से 8 साल कम कर दूं, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 12 अपॉन का 1 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 12y माइनस का 96। ठीक है, 12 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस का 12y इज इक्वल टू माइनस का 96 और प्लस का 8। x माइनस का 12y इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा हमको, ये यहाँ से दे देगा 88 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन बी। 1 और बी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ x प्लस का y माइनस का 68 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इनको दोनों को, माइनस ले लेता हूँ, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। सो x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13y और इधर से ये प्लस 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 हो जाएगा। 68 और 88 इज 8 8 16, 8 और 6 14 150 156 दैट इज 0। सो यहाँ से y कितना निकल के आएगा, 156 दैट इज 12। y कितना आ गया, 12 आ गया। अब y 12 आ गया, यानी बेटे का एज 12 आ गया, तो उन्होंने बोला 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, उसके बेटे 4 साल के बाद 12 में 4 16 जोड़ोगे, तो 16 कौन कौन सा आंसर हो सकता है, 16। एक तो 16 लड़के की एज में पिता और पुत्र की एज, 16 किसी में नहीं है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ रेशियो आएगा जिससे कैंसिल आउट होंगी चीज़ें। मैं यहाँ से x कैलकुलेट करूँगा, अगर मैं x रखूँ इसके इस वाले इक्वेशन में, पहले वाले में y की वैल्यू रखूँ, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो x इज इक्वल टू 68 माइनस का 12। सो x इज 8 में से 2 निकला 6, 6 में से 1 निकला 5, सो 56। पापा की एज क्या आ गई, पापा की एज आ गई 56। अभी 4 साल के बाद पूछ रहे हैं, सो आफ्टर 4 इयर्स रेशियो क्या होगा उनकी एज का, उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 56 प्लस 4 रेशियो 12 प्लस 4, तो ये मेरे को दे देगा 60 रेशियो 16। तो 4 4 जा 16 और 4 15 जा 12, मेरा रेशियो जो आएगा 15:4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर इज 15:4। सो ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल हमसे बोल रहा है कि अगले सवाल में बोल रहा है हमसे इफ 10 क्यूब a प्लस a इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये क्या है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर होते हैं। सपोज जैसे 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9 एंड 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16। तो मैं बोलूँगा कि 4, 9, 16 आर दोज नंबर्स द परफेक्ट स्क्वायर जिनको हम बोलें। सो 10 का क्यूब a प्लस a इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स ये किसी नंबर का स्क्वायर है, तो कोई नंबर है जिसका स्क्वायर ये है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है। अब चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करना है? a में कम से कम अंकों का संख्या बताना है। सो a में मिनिमम डिजिट्स कितनी होंगी, मिनिमम डिजिट्स कितनी होंगी, ये सॉल्व करना है। a में मिनिमम डिजिट्स क्या होंगी, चलो देखते हैं। यहाँ से तो मिला 10 क्यूब a प्लस a, यहाँ से a कॉमन मिलेगा मेरे को, अंदर बचेगा 10 क्यूब प्लस 1। ओके, सो ये a 10 क्यूब 1 1000 प्लस 1, ये होता क्या है? a समथिंग 1001। 1001 इज अ नंबर जो कि 13 इंटू 11 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके बनता है, ठीक है। इस नंबर से हाँ, एक चीज़ और, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ से ये ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो बस ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अगर मैं ये नंबर पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है बोला गया, तो परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब 1001। ए को भी 1001 होना चाहिए, तब तो ये स्क्वायर बनेगा, वरना 1001 इज नॉट ए स्क्वायर। सो ए भी एक 1001 ही होगा। सो ए इज इक्वल टू व्हाट 1001 होना ही चाहिए, इसको मजबूरी है। सो कितने इसमें डिजिट्स हैं इसके नंबर में? 1 2 3 4। सो डिजिट्स आर इन ए हाउ मेनी 4। तो आंसर विल बी 4, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल देखें, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें बोला है कि इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 की पावर -1, ओके, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5, ठीक है। अब मुझे अगर x का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो मुझे इसमें से फाइंड आउट करना है कि देन द वैल्यू ऑफ इस पूरे टर्म का मेरे को वैल्यू फाइंड करना है। इजी है बट कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू मेरे को दी है कुछ 2 माइनस रूट 3 की पावर -1, ठीक है। ये है x की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा? -1 है तो ये जस्ट अपॉन में आ जाएगा। सो 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं इसको। इसका हम कर लेंगे रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, ठीक है। रेशनलाइजेशन कब करते हैं? जब इनका स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है। तो डिफरेंस तो 1 है, तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा? 2 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? ये x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 यहाँ पे रखना है हर एक में, ठीक है, और कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ से x क्यूब निकालूँ, ठीक है, x क्यूब क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालता हूँ। अभी देखो मेरे को x पता चला, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, x पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा? एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा। एक्स स्क्वायर इज व्हाट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा। कैसे निकलेगा ये? 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2 इंटू रूट 3 4 रूट 3, ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 7 प्लस 4 रूट 3, दिस इज योर एक्स स्क्वायर। इक्वेशन बी। अभी मैं एक्स क्यूब कैलकुलेट करूँगा। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर में एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 7 प्लस 4 रूट 3, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 3, क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाले टर्म में पूरे में, तो 7 टू द 14
प्लस 7√3, अगेन प्लस 4√3 को मल्टीप्लाई करूँगा 8√3 एंड प्लस 12, अब क्या आ जाएगा 14 प्लस 12 26 प्लस 7 और 8 15√3, इतना आ गया। अब इन सबको क्या करना है मेरे को, इन सबको ना अभी ऐड कर लेना है, ठीक है। इन सबको क्या करना है, इन सबको मेरे को ऐड कर लेना है। चलो इन सबको ऐड करना है, रखना है इस वाले टर्म में। मेरे पास एक्स क्यूब क्या है, इस पूरे टर्म में मैं रखूँगा, इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है, और इस पूरे टर्म में मैं रखूँगा। सो एक्स क्यूब इज 26 प्लस 15√3 माइनस 2x² 7 प्लस का 4√3, ठीक है, माइनस 7 2 प्लस √3 प्लस 5, इतना आया। अभी देखो इसको क्या करते हैं, 26 वैसे ही लिखेंगे हम, प्लस 15√3, ठीक है, माइनस 14 माइनस 8√3 माइनस 14 माइनस 7√3 प्लस का 5। अभी देखो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 14 माइनस का 14 28 प्लस 5, ओ सॉरी 26 प्लस 5 31 में से 21 निकाला तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, प्लस 15√3 8√3 और 7√3, 15√3 से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से ये, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या इधर 0। इसका मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो आंसर क्या हो गया मेरा, आंसर हो गया 3। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अपना बी, आंसर इज 3, ठीक है। थोड़ा पानी पीता हूँ, एक सेकेंड। तो अभी देखो इतना समझ में आया ना, ये चीज़ समझ में आई। आगे चले देखिए आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे से कि यदि पेड़ पर बैठी B1 B2 B3 तीन प्रकार की चिड़ियों में से 3:7:5 का अनुपात हो। एक पेड़ है उसमें 3 तरीके की चिड़िया बैठी हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी, B1 B2 B3, 3 टाइप की चिड़िया बैठी हैं जिनका रेशियो क्या है 3:7:5, ठीक है। अब उसने बोला कि B2 की संख्या, चिड़िया B2 की संख्या चिड़िया B1 की संख्या में अंतर संख्याओं के 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या भी हो। तो अगर मैं मान लूँ कि मेरा जो फैक्टर है वो k है यहाँ पे, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, B2 क्या हो जाएगा मेरा 7k, B3 क्या हो जाएगा मेरा 5k, ठीक है। मैंने फैक्टर k मान लिया। तो अभी देखो उसने बोला है कि B2 और B1 का डिफरेंस जो है वो 9 और 7 के मल्टीपल का कोई भी नंबर हो सकता है। तो B1 B2 का जो डिफरेंस आएगा B2 माइनस का B1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से 7k माइनस का 3k, यहाँ से क्या निकल के आएगा समथिंग 4k। तो 4k मेरा एक ऐसा नंबर होगा जो मल्टीपल होगा 9 और 7 के मल्टीपल का कोई भी 9 और 7 के गुणज का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो मेरा 4k है, ठीक है, ये मेरा जो 4k है ये क्या है, ये 9 और 7 का मल्टीपल है। तो 9 और 7 का मल्टीपल होने का क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ 9 और 7 का मल्टीपल है। तो 9 और 7 का मतलब इन दोनों के किसी कॉमन नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। तो कॉमन नंबर मतलब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 9 और 7 का 63 का कोई मल्टीपल है जो 4k है, ठीक है। अब मैं यहाँ से k अगर कैलकुलेट करूँ तो क्या k क्या हो जाएगा 63 इंटू मल्टीपल अपॉन का 4, ठीक है। तो अब 63 इंटू मल्टीपल अपॉन का 4, इसका मतलब मेरे को 60, ये जो k है k को मेरे को इंटीजर लेके आना है, k कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है। अब इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए, जो m की वैल्यू है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए कंप्लीटली, 4 से डिविजिबल होगी तभी तो ये 63 में मल्टीप्लाई होकर मेरे को k का वैल्यू मिलेगा। और मेरे से पूछा है कि गुणज हो कोई भी संख्या हो, ओके, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या क्या, मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। सो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, m मेरा क्या होगा
मिनिमम के लिए के की जो वैल्यू आनी चाहिए कम से कम आनी चाहिए, और कम से कम के लिए मेरे को एम क्या रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए। सो 4 में अगर मिनिमम मैं के एम रखूँगा, अगर एम को मैं 4 ले लूँ तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 63 बचेगा। तो सपोज मेरा m जो है वो 4 है, मैंने 4 ले लिया, ठीक है अभी के लिए। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63, ये मिनिमम हो जाएगा। इससे तो ज़्यादा ही आएंगे, अगर मैं m की कोई और वैल्यू लूँगा तो वो 63 से ज़्यादा ही आएंगी, ठीक है। अगर मैं 8 ले लूँ तो 2 आ जाएगा, 63 का 2 टाइम्स निकल के आ जाएगा k का वैल्यू। तो जो k आया ये आया 63। अब मेरे को बताना है मिनिमम नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी होंगी। मिनिमम नंबर ऑफ बर्ड्स का मतलब k अगर 63 आ गया तो ये b1 में कितनी चिड़िया हो जाएंगी, 63 का 3 टाइम्स। अब उसने टोटल पूछा है तो मैं सबको ऐड कर देता हूँ, 5 7 12, 12 प्लस 3 15। सो टोटल कितनी हो गई, सो यहाँ से टोटल 15k आ गया। 15k का मतलब है कि 15 इंटू 63, जो कि मेरे को निकाल के दे देगी 53 945। हाँ ठीक है 945। सो 945 इज द मिनिमम नंबर ऑफ बर्ड्स इन द ट्री, ठीक है। आंसर इज 945। तो ऑप्शन बी। चलो यहाँ तक समझ आया ना। आगे देखते हैं एक और सवाल। इसमें क्या है देखो, इसमें बोला है कि x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो मेरे से वैल्यू पूछा है x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। चलो x की पावर 14 मेरे को दिया है, मैं क्या करूँगा इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करूँगा। सो x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ प्लस 2 ऐड कर दूँ दोनों तरफ, इधर 16, तो ये बन जाएगा मेरा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से मेरे को x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू √16 करूँगा तो ये आ जाएगा 4। s² प्लस 1 ये हो जाएगा इक्वेशन 1, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, अगेन मैं क्या करूँगा फिर से x² प्लस 1/x² प्लस 2 ऐड कर दूँ, इधर भी प्लस 2 कर दूंगा, 6 हो जाएगा। तो ये बना देगा मेरा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अगेन मैं अगर यहाँ से x प्लस 1/x कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा आ जाएगा √6 हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन बन गया मेरा। अब मेरे को पता है कि मेरे पास अगर x प्लस 1/x कुछ भी वैल्यू दी है, अगर मैं बोलूँ कि x प्लस 1/x अगर मेरे पास p दिया है तो x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मैं क्यूब कर दूँ दोनों तरफ का मैं क्यूब कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से। चलो देखो क्यूब करके देखते हैं, इधर मिल जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x, ठीक है। फिर x प्लस 1/x इज इक्वल टू p का इस p³, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा x³ प्लस 1/x³। अरे एक सेकेंड ऊपर लिखता हूँ, क्या हो जाएगा अगर मैं यहीं पे लिखूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³, ये प्लस के साथ में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3 यहाँ से 3 इंटू x 1/x p है तो p हो जाएगा प्लस के साथ इज इक्वल टू p का क्यूब। तो इसलिए ये x³ प्लस 1/x³ क्या दे देता है मेरे को, p का क्यूब माइनस 3p। वही चीज़ यहाँ पे अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो मेरे को x³ प्लस 1/x³ क्या मिल जाएगा, √6 का क्यूब, √6 का क्यूब माइनस का 3 √6 ये मिलेगा। चलो देखते हैं, √6 का क्यूब इज 6√6 माइनस का 3√6। अभी 6√6 में से 3√6 निकला तो 3√6 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू इसका। तो आंसर इज ए, दैट इज 3√6, ठीक है। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज 27/64। ईजी सवाल है, इसको तो कर सकते हो, ईजी है। क्या बोला है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27/34 है। आयतन क्या होते हैं, कोई भी घन है, ठीक है। ये अगर मैं बोलूँ कि ये आपके पास एक क्यूब है,
क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? पहली चीज़, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड का क्यूब। ठीक है, साइड अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ भी है, एक्स है तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो हैं तो दोनों में क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब अपॉन साइड का क्यूब इज इक्वल टू 27 अपॉन 64। तो मैं क्या करूँगा? साइड मेरे को निकालना है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से साइड निकल के आ जाएगी, साइड आ जाएगा आपका 3 अपॉन का 4, ये आ गई साइड अपॉन साइड। ठीक है, 3 अपॉन 4 साइड आ गई। अब साइड आ गई तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफलों का क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्षेत्रफलों का स्क्वायर इज 9 अपॉन का 16, स्क्वायर ही ना आएगा तो ये हो जाएगा आंसर 9 अपॉन का 16। आंसर इज डी। आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी। एरिया ही ना पूछा है। चलो, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो साइड का स्क्वायर इज 9। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन में क्या बोला? ये दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य कौन है? अच्छा, ऋषभ। इफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ऑफ 5, 3, द नंबर्स आर इन द रेशियोज। कौन से रेशियो में होंगे ये सारे नंबर्स? तो ये हो जाएंगे आपके, देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज समथिंग, नंबर्स हैं आपके पास, नथिंग बट इट इज़ अ मीन ऑफ द नंबर। ठीक है, मीन क्या होता है? सपोज आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट समथिंग। इधर क्या होता है? ये हो जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ये AP क्या बनाता है? AP इज नथिंग बट, अगर आपके पास दो नंबर हैं x और y तो इनका सम अपॉन का 2, ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका रूट ले लो। ठीक है, अगर xy है तो xy का मल्टीप्लाई और उसका रूट ले लो। अभी देखो क्या है, मेरे पास दो नंबर है, 5 और 3 है। सो 5 और 3 का AP क्या हो जाएगा? 5 और 3 का AP हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, सॉरी 5 एडेड बाई 3 अपॉन 2। ठीक है, एंड दिस विल 4। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा इसका? ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट, सो अंडर रूट 15। अब इसने पूछा है तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो मेरे को फाइंड करना है वो नंबर्स क्या होंगे। तो चलो देखते हैं। एक्चुअली ये ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मीन्स दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया। चलो यहाँ से देखते हैं फिर से। देखो AP क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा मेरा x प्लस वाई अपॉन का 2, अगर मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ, और GP क्या हो जाएगा? रूट XY हो जाएगा। ठीक है, सो x प्लस वाई अपॉन का 2 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा मेरे का अरिथमेटिक मीन्स, और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट XY इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज़ है मेरे पास। अभी तो मेरे को x प्लस वाई क्या हो जाएगा यहाँ से? 5 2 10, और अंडर रूट XY इज इक्वल टू 3, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड का। सो यहाँ से मेरे को मिलेगा XY इज इक्वल टू 3 3 9। तो मेरे पास दो टर्म हो गई, एक हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा हो गया XY इज इक्वल टू 9। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा? यहाँ से मेरे को निकालना है x माइनस वाई। वो x माइनस वाई कैसे निकलेगा मेरा? वो निकलेगा अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालूँ तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, तो इसको मैं लिखता हूँ समथिंग x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy
ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्या, x प्लस वाई इज 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस का सॉरी 4, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, सो 100 माइनस का 36, सो यहाँ से आ जाएगा आपका 64। तो मैं बोलूँगा x माइनस वाई क्या निकल के आएगा मेरा, x माइनस वाई आ जाएगा 8। अभी x प्लस वाई मेरे पास क्या है यहाँ पे देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। मेरे को यहाँ से x कैलकुलेट करना है, 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा मेरा, आ जाएगा ना। अब अगर x मेरा 9 आ गया तो मेरा कौन से ऑप्शन में 9 है, x की वैल्यू c में है, तो c आंसर हो जाएगा क्योंकि और किसी में है नहीं। पर फिर भी y कैलकुलेट कर लेते हैं, y क्या हो जाएगा, किसी एक में रखो x का वैल्यू, अगर x मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस का 8, सो y इज इक्वल टू वट, y क्या हो जाएगा मेरा, y हो जाएगा ओके सॉरी 8 नहीं 9, तो y हो जाएगा 1, सो y का वैल्यू 1 कहाँ पे है, c में है, तो आंसर हो जाएगा मेरा c। तो मेरी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी यहाँ पे, वैल्यूज़ हो जाएंगी x कॉमा वाई जो कि 9 कॉमा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन में बोला सम ऑफ द मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी सम है, सपोज आपके पास 100 रुपीज़ का सम है, ये आफ्टर 10 ईयर्स ये 200 हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है, हाउ मेनी टाइम्स में, 10 ईयर्स में। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला, 100 का कोई भी सामान है 200 हो जा रहा है, तो मेरे को 100 रुपीज़ मिले एज ए इंटरेस्ट। अगर 100 रुपीज़ मेरे को एज ए इंटरेस्ट मिले, कितने साल में मिले ये मेरे को देखना है, हाउ मेनी टाइम इट विल टेक टू डबल, 10 ईयर्स। तो मेरे को एक साल में कैलकुलेट करना है कितना निकल के आएगा, तो 10 से डिवाइड करूंगा मैं, यहाँ से मिलेगा मेरे को 10, सो 10 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट मिला मेरे को एक साल में, तो ये कितना परसेंट इंटरेस्ट रहा होगा, सो 10 का इंटरेस्ट मिला मेरे को 100 रुपीज़ पे, सो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये मेरे को 10% दे देगा, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 10%, दैट इज ऑप्शन ए। तो हो गया खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।